सबसे पहले समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है। नाम से यहाँ पे पता चलता है कि एडियाबेटिक यानी कि कोई भी हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगा। तो हम इस चीज़ को लिख लेंगे सबसे पहले, नो हीट ट्रांसफ़र। कौन सा वाला हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा? यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मैंने ये वॉल्स बनाई है और यहाँ पे लिख दिया है एडियाबेटिक वॉल्स एंड एडियाबेटिक पिस्टन, तो ये हमारा एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस क्या होगा? यहाँ पर या तो मैं इसे कंप्रेस कर सकता हूँ या इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। कंप्रेस करने के लिए मैं देखो यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे, या बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो मैं छोटे छोटे इस तरीके से वेट्स बढ़ाता जाऊँ, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, है ना। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं हमारे सारे, स्लो प्रोसेस है। तो धीरे धीरे यहाँ पर मैं बढ़ाता जाऊँगा प्रेशर, तो ये इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगी। या फिर हो सकता है मैं यहाँ से इनको हटाता चलूँ, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। गैस का प्रेशर कम होगा तो गैस एक्सपैंड करेगी। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि गैस का एडियाबेटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन हुआ है, और उसी की कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी होंगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो मान लो हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेज थी और ये हमारा पीवी ग्राफ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरा आइसोबैरिक प्रोसेस होता तो ग्राफ किस तरीके से बनता। यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, ये होता हमारा आइसोबैरिक कोई भी प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस इस तरीके से जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता? देखो, इस प्रोसेस में हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं, जो होता है हमारा आइसोथर्मल। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकली ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। और आज जो हमको पढ़ना है वो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। उसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है एडियाबेटिक। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है। अब आप बोलोगे ये गामा क्या है? तो गामा होता है सी पी अपॉन सी वी। सी पी क्या होती है? एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। सी वी होता है एफ डिवाइडेड बाई 2 आर। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाती है, देखो सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आर से आर, 2 से 2, और गामा की वैल्यू आ जाती है एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ पर एफ होती है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे ज़रूरी है हमें ये डेराइव करना कि पी वी रेज़ टू द पावर गामा कांस्टेंट क्यों होता है, तो इसी को डेराइव करते हैं। हम डेराइव करेंगे पी वी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को डेराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। अगर हम एक बहुत ही छोटे से चेंज की बात करें, छोटा सा यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या बन जाती है? dQ इज इक्वल टू dW प्लस du। छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा और छोटा सा हीट। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? हीट ज़ीरो होगी, कोई भी हीट का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हमको ये तो ज़ीरो होने वाला है क्योंकि प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ओके, तो हमारे पास आता है ज़ीरो इज इक्वल टू dW। छोटा सा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमेशा होता है वर्क डन बाय गैस इज P डॉट dV, ये तो यही आने वाला है। प्लस du कितना होता है ये हमें पता है, किसी भी प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है n CV डेल्टा T। यहाँ पर छोटा सा है तो वो हो जाएगा n CV dt। ओके, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हमें कुछ वेरिएबल्स को कम करना चाहिए। कम करने के लिए हम किस इक्वेशन का सहारा लें? हमारे पास और एक इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, जो तो हमेशा ही वैलिड है। तो हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारी इक्वेशन है। इसको डिफ्रेंशिएट करो
तो यहाँ पर देखो पी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे, दोनों वेरिएबल है, तो एक बार पी कांस्टेंट मान के डी लिखेंगे और दूसरी बार वी कांस्टेंट मान के डी लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास हो जाता है पी डी वी प्लस वी डी पी, हाँ। और राइट हैंड साइड में हमारे पास एन और आर, एन किसी भी सैंपल के लिए जिसकी हम बात करें, हमारे सिस्टम में एन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो एन आर कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आर डी टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन आर। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इसी वैल्यू को हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है टी टी की जगह। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 0 इज इक्वल टू पी डी वी प्लस एन सी वी, और डी टी की जगह लिख देंगे पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय एन आर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो n से n कट जाएगा और r यहाँ चला जाएगा, फिर r को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनने वाली है वो हो जाएगी r इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर और एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास पी डी वी है, यहाँ पर हमारे पास पी डी वी है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा सी वी प्लस आर, तो इसको भी हम लिखते हैं, ये बचता है सी वी प्लस आर इंटू पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्या मैं इसे सी पी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास मेयर्स रिलेशन के हिसाब से सी पी की वैल्यू होती है सी वी प्लस आर, और ये किसी भी आइडियल गैस के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं लिख दूंगा कि दिस इज इक्वल टू सी पी मल्टीप्लाइड बाय पी डी वी प्लस सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से आगे कैसे बढ़े, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर आप इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दो प्रेशर, वॉल्यूम और सी वी से, तो देखो ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली टर्म में क्या बचेगा, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा सी पी डिवाइडेड बाय सी वी मल्टीप्लाइड बाय डी वी अपॉन वी, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखो सी वी से सी वी कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया और बचता है डी पी अपॉन पी, बचता है डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। अब किसी भी आइडियल गैस के लिए सी पी की वैल्यू क्या होती है, जो भी होती है कांस्टेंट होती है F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर, और सी वी की वैल्यू क्या होती है, वो भी होती है F बाई 2 आर, वो भी एक कांस्टेंट होती है किसी भी गैस के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको हम एक और कांस्टेंट डिफाइन कर दें और हम लिखते हैं गामा इंटू डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0, वेयर गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया है। अब ये बहुत ही आसान बन गया है, इसे हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा डी वी अपॉन वी, ये क्या हो जाएगा एल एन वी, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, गामा एज इट इज़ कॉन्स्टेंट था, एल एन ऑफ वी प्लस हमारे पास आ जाएगा एल एन ऑफ पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो सम प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी है, तो ये गामा जो बाहर है अगर मैं उसे लॉग के अंदर लूँगा तो वो वी रेज़ टू द पावर गामा हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास हो जाता है एल एन इंट ऑफ वी रेज़ टू पावर गामा प्लस एल एन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, सी को मैं दूसरी तरफ ले गया, फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये एक लॉग और दूसरा लॉग जो है दोनों आपस में जब ऐड होते हैं तो अंदर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है। हमारे पास आ जाता है एल एन ऑफ पी इंटू वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या फिर मैं लिख सकता हूँ पी वी रेज़ टू पावर गामा इज ऑल्सो कांस्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था। हमारे पास किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक कंडीशन आ गई है। फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लॉ की इक्वेशन से,
छोटा सा हमने डिफरेंशियल वाली इक्वेशन ली, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आती है। वर्क डन हमेशा पी डी वी होता है, डी यू हमेशा एन सी वी डी टी होता है, ये हमने लिख दिया। हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट किया और डी टी की टर्म को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। फिर बस उसे हम सॉल्व करते गए, सी वी प्लस आर को हमने एक बार सी पी लिखा, तो ये हमने मेयर्स रिलेशन का यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर इसको नीचे डिवाइड कर दिया और देखते चखते हमारे पास इस तरीके से इंटीग्रेट करके कंडीशन हमारी आ जाती है कि पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब इसकी थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने डिराइव कर लिया पी वी रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन इसको समझते हैं तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले पी वी ग्राफ बनाएंगे। और पी वी ग्राफ में भी पहले पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को समझने से पहले हम समझेंगे पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हमारे पास टी की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, राइट। इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाता था। इसका ग्राफ हमें पता है किस तरीके का बनता था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोथर्मल। अब मैं यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, मान लो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर इस ग्राफ का कुछ स्लोप होगा इस तरीके से। उस स्लोप को मैं जानने की कोशिश करता हूँ, तो स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। हमारे केस में यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई है, ये एक्सिस एक्स है। हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप हो जाएगा डी पी अपॉन डी वी। इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी। उसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। कैसे पता करूँगा, यहाँ पर देखो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ से आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आता है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और यहाँ से मिलता है डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। स्लोप की वैल्यू हमारे पास आइसोथर्मल में आ जाती है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। इस पॉइंट पर जो भी स्लोप है वो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे इसको हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है पी वी रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और हमें एक और चीज़ पता है कि स्लोप की जो वैल्यू होगी वो अगेन फिर से हो जाएगा डी पी अपॉन डी वी, क्योंकि ग्राफ्स तो सेम ही है। तो अब यहाँ पर डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू पता करने के लिए हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर से, देखो इस तरीके से। तो वो हो जाएगा पहले p को कांस्टेंट रख लो, तो v रेज़ टू पावर गामा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा गामा इंटू वी रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 टाइम्स डी वी, प्लस अब की बार इसे कांस्टेंट मान लो, ये हो जाएगा हमारे पास v रेज़ टू पावर गामा टाइम्स डी पी इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 0। अब इसको फिर से आप दोनों तरफ पी वी रेज़ टू पावर गामा से डिवाइड कर दो यहाँ पर इस तरीके से, तो बहुत आसान हो जाएगा। पी वी रेज़ टू पावर गामा से डिवाइड कर दो, इधर भी कर सकते हो पी वी रेज़ टू पावर गामा, लेकिन ये वैल्यू अपने आप 0 होने वाली है ना, तो ये तो है ही 0। यहाँ पर आप देखो p से p कट गया और हमारे पास आ जाता है गामा इंटू डी वी अपॉन वी। देखो नीचे v रेज़ टू पावर गामा है, ऊपर v रेज़ टू पावर गामा -1 है, यानी कि ओवरऑल हमारे पास नीचे एक v आने वाला है। प्लस दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास v रेज़ टू पावर गामा से v रेज़ टू पावर गामा कट जाएगा और ये आ जाएगा डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्लोप, यानी कि डी पी अपॉन डी वी की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी। इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी। इस पॉइंट पर आइसोथर्मल का स्लोप आता है माइनस पी अपॉन वी, और अगर यहीं से मैं एडियाबेटिक प्रोसेस करूं, मान लो मेरे को यहाँ से इस तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं करना है, मेरे को यहाँ से बोलना है मुझे एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है,
तो ग्राफ या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। स्लोप बताएगा किधर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर स्लोप्स को इनके कंपेयर करूँ तो देखो P/V दोनों में सेम है, माइनस दोनों में सेम है। एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया गामा का। गामा क्या होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास गामा की वैल्यू होती है CP/CV। CP की वैल्यू कितनी होती है F+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। ये आता है CV हमारे पास F डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है F+2 डिवाइडेड बाई F। और F की आप कोई भी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 से बड़ी आ जाएगी। गामा की वैल्यू हो जाएगी 1+2 डिवाइडेड बाई F। F की वैल्यू होती है 3, 5, 6 या जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। तो हम लिखेंगे एज गामा इज मोर देन 1, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक is more than slope of isothermal। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि देखो एक माइनस भी लगा हुआ है ना। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमारे पास इस तरीके से पता चलता है कि अच्छा एडियाबेटिक के लिए स्लोप की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव में है तो हम यहाँ से देख के बताएंगे कि यहाँ से देखो नेगेटिव में स्लोप बढ़ाना है तो इस तरीके से ऐसा हमारे पास ग्राफ जाएगा, है ना। यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, तो इस पॉइंट से हमारा एडियाबेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। दिस विल बी एडियाबेटिक ग्राफ। हम लिख सकते हैं एडियाबेटिक ग्राफ्स आर मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। स्टीपर कर्व देन आइसोथर्मल। अब देखो ये दोनों ना स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली पता नहीं चल सकता। मान लो मुझे एक इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना, PV ग्राफ, तो मैं बता नहीं सकता देख करके कि ये आइसोथर्मल का ग्राफ है या एडियाबेटिक का ग्राफ है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा अक्सर कि ये आइसोथर्म है या फिर ये एडियाबेटिक का ग्राफ है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे दो प्रोसेस हैं और जाने पहचाने से ऑप्शन है, और अगर मुझे अब देख के बताना है इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है, तो मुझे पता है कि जो ज़्यादा स्टीप होता है वो हमारा एडियाबेटिक ग्राफ होता है और ये वाला हमारा आइसोथर्मल हो। यही हमें समझना। जल्दी से ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें बोला गया है कि मान लो V1 से लेकर के V2 तक एक्सपेंशन हुआ है। तो एक्सपेंशन दो तरीके से किया गया है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। किस तरीके से उसके ग्राफ होंगे, तो पहले मैं बनाता हूँ कोई आइसोथर्मल ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल। क्या होगा ये एक्सपेंशन, है ना। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है हमको, ए सेम इनिशियल कंडीशन से मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ। मैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन करता तो सेम वॉल्यूम तक मेरा ऐसा ग्राफ आता। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है तो मेरा ग्राफ वॉल्यूम तो देखो यहीं तक आना है मेरे को, लेकिन ग्राफ थोड़ा स्टीपर होगा, है ना। तो स्टीप होगा मतलब वर्टिकल की तरफ ज़्यादा होगा वो। तो यहाँ से हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है ये। दिस विल बी एडियाबेटिक। सिमिलरली ये भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहलाएगा, एक्सपेंशन। अब आप इसको इस तरीके से याद नहीं रखते कि हमें हमेशा ऊपर वाला आइसोथर्मल होता है नीचे वाला एडियाबेटिक होता है। क्यों ऐसा याद रखना गलत हो जाएगा। देखो मान लो इस बार हमको बोला गया है कि हमें इस जगह से V1 से लेकर के V2 तक कंप्रेशन करना है। पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। मान लो हम यहाँ पर थे इस जगह पर, और यहाँ से अगर मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन करता हूँ इस तरीके से मेरा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज V2, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मुझसे एडियाबेटिक कंप्रेशन पूछा जाए तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे वॉल्यूम फाइनली इस वॉल्यूम तक पहुँचना है वो जो भी है। तो ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो आइसोथर्मल है। तो कौन सा वाला ग्राफ सही होगा, ये वाला है ये वाला, जो ज़्यादा स्टीप है, जिसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जो ज़्यादा वर्टिकल जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये ज़्यादा वर्टिकल की तरफ है, तो हमारा ग्राफ एक्चुअली यहाँ से इस
तरीके का आने वाला है ना। ये हो जाएगा हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसको फील करने की भी कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली है कौन सा। मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई सिस्टम है और इसमें गैस है ना। अब मैं इसको बंद कर दूं यहाँ पर से, और इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूं, अगर मेरी ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर रहेगा हमेशा, है ना। धीरे धीरे कंप्रेस करें, उस केस में हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। लेकिन अगर मेरी एडियाबेटिक वॉल्स हैं, जैसे अगर ये प्लास्टिक है तो एडियाबेटिक वॉल हो गई, तो उस केस में हमारे पास जब मैं कंप्रेस करूँगा, दोनों ही केसेस में देखो वॉल्यूम तो मैंने इतना ही कम किया है। अब की बार मेरा ग्राफ ये होगा, मेरी फाइनल स्टेट यहाँ पर होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये तो सेम टेम्परेचर था, अच्छा तो यहाँ पर एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो अगर मैं इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन डिराइव कर ली है, पी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इससे हम बड़ी आसानी से पीवी ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन के अलावा भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में कुछ रिलेशन पूछ लिया, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ पूछ लिया, तो वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर, आइडियल गैस इक्वेशन का। देखो हमारे पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मान लो मुझे यहाँ से प्रेशर हटाना है, टेम्परेचर लाना है। देखो मैं प्रेशर को लिख दूंगा, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, करेक्ट। अब इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दो, तो हमारे पास आ जाता है एन आर टी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये एन और आर तो अपने आप में कुछ कांस्टेंट होंगे किसी भी सैंपल ऑफ गैस के लिए। नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर रहते हैं, बदलते नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एन आर इधर चला जाएगा, ये कोई और कांस्टेंट बन जाएगा। टेम्परेचर ऊपर है, वॉल्यूम की पावर गामा है, और नीचे डिनोमिनेटर में एक और वॉल्यूम है, तो ये चला जाएगा ऊपर, गामा -1 बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे टी वी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये है हमारा वॉल्यूम, ये है हमारा टेम्परेचर। टीवी, अगर टीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता। अब टीवी के पास दोनों 1 1 नहीं है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा। लेकिन आने कुछ हाइपरबोला ही वाला है, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है, देखो गामा होता है हमारे पास, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाई एफ। तो गामा की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तो ये जो भी वैल्यू होगी कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, जैसे टी वी रेज टू पावर 0.25 इस तरह की कोई। तो यहाँ पर भी हमारे पास आने वाला है एक हाइपरबोला इस तरीके से, पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, बस हाइपरबोला है। ऑलराइट, अब हमारे पास दूसरा रिलेशन हम डिराइव करना चाहेंगे। इस बार हम वॉल्यूम हटा देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में देखना है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का ही यूज़ करेंगे। इस पर वॉल्यूम को हम देखते हैं, वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, एन आर टी अपॉन पी। इसे रख दीजिए आप पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे ये वाली वैल्यू रख दो, तो हमारे पास आता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जगह में रख दूँ एन आर टी अपॉन पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो भी वैल्यूज है एन और आर अपने आप में कांस्टेंट थे, उसकी पावर आप कुछ भी चढ़ाओ वो भी कांस्टेंट रहेगा, और उसको दूसरी तरफ ले जाओ तो वो भी अपने आप में कुछ कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर की पावर गामा डिवाइडेड बाई प्रेशर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई और कांस्टेंट है ये। ओके, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर की पावर क्या हो जाएगी, देखो ऊपर में है 1, नीचे है गामा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ पर दोनों ही जो टर्म्स हैं उसमें कुछ गामा गामा वाली पावर आ रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका अंडर रूट ले लेता हूँ। पूरी के पूरी इक्वेशन की पावर मैं 1/1 माइनस गामा कर दूँ, तो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास देखो टर्म क्या बचती है, प्रेशर एज इट इज़ आ जाएगा
टेम्परेचर की पावर आ जाएगी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास इस बार यहाँ पर है प्रेशर, यहाँ पर है टेम्परेचर। कैसा ग्राफ आने वाला है? क्या ये भी हाइपरबोला आने वाला है? देखो गामा की वैल्यू क्या होती है 1.2 समथिंग या 1.3 या 1.5 ऐसी कुछ वैल्यूज ही रहने वाली हैं उसकी, और यहाँ पर 1 माइनस समथिंग है। इफेक्टिवली ये नेगेटिव नंबर हो जाता है ना, और ये नेगेटिव हो जाएगा और -1 और 0 के बीच में कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आ जाएगी p इंटू टी रेज़ टू पावर -3 या -5, इस टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, या फिर हम लिख सकते हैं p इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, या Q3 नहीं आएगा एग्जैक्टली, पर ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है। तो वो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर, ये पावर उधर जाएगी तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, माइनस हो जाता है, तो ये आ जाता है गामा अपॉन गामा -1। अब ये जो ग्राफ्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये जो 3 इक्वेशन हमने डेराइव करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हमें बोला गया है कि एक इनिशियल स्टेट से एक्सपेंशन हुआ है एडियाबेटिकली, और हमें P1 V1 P2 V2 को रिलेट करना है, तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और रिलेट करेंगे। सेम एक्सपेंशन में अगर हमें बोला जाए कि नहीं इस बार टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करना है, तो आप ये वाली इक्वेशन का यूज़ करोगे, या फिर बोला जाए प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना है तो आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ करोगे। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो इन्हें याद रखना। A monoatomic ideal gas at P0, V0, T0 is compressed to half its initial volume. Find the final pressure and temperature of the gas. तो हमारे पास ये इस तरीके से इनिशियल स्टेट थी, उसको कंप्रेस कर दिया हमने, और इसको जब हमने कंप्रेस किया है तो हमारे देखो V0 से वॉल्यूम तो हो गया है V0 डिवाइडेड बाई 2। हमसे टेम्परेचर और प्रेशर फाइनल पूछा है, तो हमें 2 इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहला पार्ट जिसमें हमें प्रेशर की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब हमसे पूछा जाएगा टेम्परेचर तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर के लिए हम TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर प्रेशर का रेशियो पता कर चुके हो, तो प्रेशर और टेम्परेचर वाली इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो। ज़बरदस्ती कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इसका कुछ तो यूज़ होगा। हमें सबसे पहले PV रेज़ टू पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो गामा तो पता होना चाहिए। गामा की वैल्यू होती है F+2 डिवाइडेड बाय F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो ये 3+2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास वैल्यू आने वाली है। प्रेशर अगर हमसे फाइनल पूछा है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा P1 V1 इंटू गामा इज इक्वल टू P2 V2 इंटू गामा। तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल टू P1 टाइम्स V1 अपॉन V2 की पावर गामा। इनिशियली हमारा जो प्रेशर था उसकी वैल्यू कितनी, अच्छा यहाँ पे P0 V0 T0 लिखा हुआ है। प्रेशर इनिशियल था P0। वॉल्यूम इनिशियली हमारे पास कितना था, वॉल्यूम हमारे पास था V0। फाइनली हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया है, वो हो गया है V0 डिवाइडेड बाई 2। उसकी पावर हमें चढ़ा देना है गामा, गामा है हमारा 5/3। यहाँ से ये इस तरीके से कट जाता है और हमारे पास आता है 2 रेज़ टू पावर 5/3 टाइम्स P0। यही हमारा प्रेशर फाइनल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब हमसे टेम्परेचर की बात करिए तो हमें ये वाली इक्वेशन का यूज़ करना है। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T1 इंटू V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर गामा -1। गामा की वैल्यू है 5/3। 5/3 -1 की वैल्यू कितनी होती है, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो मैं लिख सकता हूँ T1 V1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू
T2 V2 की पावर 2/3। यहाँ से पता चलता है T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन V2 की पावर 2/3 विच इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 कितना है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हाफ है, ये वाला जितना भी था उसका आधा हो गया ये, तो इसकी वैल्यू आ जाती है T1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻² इज इक्वल टू T फाइनल। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल था प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट करता हुआ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का। और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत ही अच्छा सवाल, एयर एट 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin is adiabatically expanded such that its final pressure becomes 1/132 atm. Find the final volume and temperature of the air. पहले तो इसको हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसका ग्राफ देख के समझने की कोशिश करो। हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पर हमारी गैस थी, इनिशियली हमारा प्रेशर था कितना 1 atm, उसके बाद वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड हुई है ना, तो जो भी इसका वॉल्यूम था उससे हम इस तरफ एक्सपैंड हुए होंगे। प्रेशर कितना कम हो गया है, यहाँ तक आ गया 1/32 atm तक। तो हमारे पास एक्चुअली कुछ ऐसा एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ होगा और हमसे पूछा है फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर बताना है, वो भी हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं तो वो सॉल्व तो करें, लेकिन उससे पहले पता चले कि एडियाबेटिक में होता है PV⁻γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या आएगी, गामा होता है हमारे पास F+2 डिवाइडेड बाई F। F होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक डायटोमिक के लिए हमें पता है, लेकिन एयर के लिए अभी हमें नहीं पता, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखो एयर हमें पता है कि 99% एयर O2 एंड N2 से मिलकर के बनी है। अगर हम इसको आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं तो हम इसको एक डाई एटॉमिक आइडियल गैस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास एयर है 99% O2 एंड N2, इसका मतलब ट्रीट इट एज डाया एटॉमिक आइडियल गैस, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, हम लोग के स्कोप से बहुत बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी हो जाती है, गामा होता है F+2 डिवाइडेड बाई F। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए होती है 5, 5+2 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि हो जाता है 7/5। हमारे पास गामा आ गया। अब हमें एडियाबेटिक की इक्वेशन लगा देनी है, क्या है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अगर हमें V2 पता करना है तो हम देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू, हाँ ये था V1, अच्छा इसकी पावर भी गामा है, इसकी पावर भी गामा है, यहाँ पर जाएगा P1 अपॉन P2। ऑलराइट, यहाँ पर इसका हम रूट लेना पड़ेगा, तो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 और ये बचता है हमारा P1 अपॉन P2 की पावर कितना हो जाएगा 1/गामा। ठीक, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाती है V1 और मल्टीप्लाई करो, P1 कितना था इनिशियली था 1 atm, P2 हो गया है 1/32 atm, तो ये हो जाता है हमारे पास ओवरऑल 32 की पावर 1 डिवाइडेड बाई गामा। गामा इतना था तो 1 डिवाइडेड बाई गामा कितना हो जाता है 5 डिवाइडेड बाई 7। अब आपके लिए सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फाइनल वॉल्यूम आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इसको देख करके आंसर मार्क कर पाओ, क्योंकि ये आप एग्ज़ाम हॉल में बिना कैलकुलेटर के बड़ी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते हो। राइट, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ V2 की वैल्यू जो आने वाली है वो आती है 11.9 टाइम्स V1, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। साथ में हमसे पूछा है टेम्परेचर ऑफ द एयर, तो टेम्परेचर बड़ा होगा या कम होगा। देखो एक बार फिर से समझो, पहले हमारे पास यहाँ पर हम थे, इस तरीके से हम एक्सपैंड हुए हैं एडियाबेटिकली। अच्छा, अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता सेम वॉल्यूम के बीच में तो इस तरीके से होता। अगर हम फाइनली यहाँ पहुँचते तो टेम्परेचर सेम होता। हम पहुँचते एडियाबेटिक में थोड़ा नीचे, क्योंकि ग्राफ स्टीपर होता है और हम जानते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कोई और आइसोथर्म पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर एक्चुअली कम है, तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कम आने वाला है। देखते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जा सकती है। फॉर टेम्परेचर
इस बार हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो होगा प्रेशर इनटू टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, देखो ये कितना आ जाता है, गामा की वैल्यू थी 7/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7/5, इसकी वैल्यू आ जाती है 7 डिवाइडेड बाई -2, है ना, एलसीएम लोगे तो, या फिर -7 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू आ जाती है। तो PT की पावर -7/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप इस पूरी इक्वेशन की पावर चढ़ा दो 2/7, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पर लगेगी, 2/7 कर दोगे तो प्रेशर की पावर 2/7 इंटू टेम्परेचर की पावर -1 विल बी कॉन्स्टेंट। या फिर इसी को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 2/7। तो हम लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय P1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, P2 डिवाइडेड बाय P1 कितना है, P2 की वैल्यू है 1/32 ATM, P1 की वैल्यू है 1, तो ये जो पूरी वैल्यू है अपने आप में आ जाती है 1/32। यहाँ से हमारे पास पता चलता है 1/32 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, तो 300 डिवाइडेड बाय 32 की पावर 2/7 केल्विन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियरली आप इसको फटाक से एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर से इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 111 केल्विन। और जैसा कि हमने देखा था टेम्परेचर कम होगा, पहले था 300 केल्विन, अब कम होकर के 111 केल्विन पे हम पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी तक हमने जैसे 2 सवाल सॉल्व किए उस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें उसकी वॉल्यूम को आप उसकी लेंथ से कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास इस तरीके से मान लो ट्यूब है, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम कितना हो जाता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो पूरी ट्यूब का कॉन्स्टेंट होता है, तो एक्चुअली आप वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल करोगे लेंथ से, और फिर आपको कंपेयर करना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। हमारे पास एडियाबेटिक में क्या होता है, PV रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर TV रेस्ट पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। वॉल्यूम की जगह आप लेंथ का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व ज़रूर करो और आपका जो भी आंसर है उसको कॉमेंट करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट तो हम देते नहीं हैं, तो जो भी उसका चेंज इन टेम्परेचर होता है, क्या होता है NCV डेल्टा T, वो उसके द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है उस पर डिपेंड करता है। अब वर्क डन हमें नहीं पता, हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। एरिया होगा, अगर ये PV ग्राफ है तो ये वाला एरिया ही हमारा वर्क डन बाय द गैस होगा, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है कि इसको हम निकाल सकें। तो हमें इंटीग्रल का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलस का यूज़ करेंगे और डिराइव करते हैं एक एक्सप्रेशन कि वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। हमारे पास देखो वर्क डन, कहीं भी वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल ऑफ P.dV। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करें, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास होता है PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ये हम डिराइव कर चुके हैं, इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। और अब हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो किसी भी जेनेरिक प्रोसेस के लिए ट्रू हो सकता है। अगर मैं गामा की जगह x लिख दूंगा तो वो हमारा एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को बोला जाता है। x की वैल्यू 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 8.9 हो सकती है, कोई भी आप वैल्यू रखो, वो एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया हमने। तो जो भी अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं, यहाँ पे गामा को स्पेशल नंबर मत ट्रीट करना, कंसिडर करो वो एक x कोई भी वैल्यू है, तो यही हमारा बाद में भी डेरिवेशन यूज़ हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, मान लो ये कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट की प्रेशर की वैल्यू हो जाती है K डिवाइडेड बाई V रेज़ टू पावर गामा, या फिर मैं लिख सकता हूँ K इंटू V रेज़ टू पावर माइनस गामा। ओके, अब इसी प्रेशर को, ये जो हमने निकाला है, इसको यहाँ पर रख दो, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू हो जाती है। देखो K तो एक कांस्टेंट था, जो भी कांस्टेंट था, K को हम बाहर ले लेंगे,
हमारे पास इंटीग्रल में बचता है वी रेज़ टू पावर माइनस गामा इंटू डी वी। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रल क्या आ जाता है, देखो के तो एज इट इज़ रहेगा, वी रेज़ टू पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, और इसकी हम लिमिट्स लगा देंगे v1 से लेकर के v2 तक। मान लो हमारी गैस एक्सपैंड हुई है। अच्छा, ये आप फिर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करके देख लो। तो यहाँ पर जो भी टर्म आगे होती है वो इधर आ जाएगी और इसकी पावर यहाँ से -1, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको फिर से ये मिलने वाला है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है और यहाँ पर अब वैल्यूज़ रख देते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू वी टू की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा माइनस के इंटू वी वन की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब यहाँ पर से हमें इस के को हटाना पड़ेगा। अच्छा, के क्या है, वो है पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो वैल्यू थी वो थी के। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू, हमने मान लो एक्सपैंड किया है ना, P1 V1 से लेकर के ऐसे गए थे P2 V2 तक। के तो ये वाला कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू P1 V1 रेज़ टू पावर गामा भी होगी और P2 V2 की पावर गामा भी होगी। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि V2 का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, और यहाँ पर क्योंकि V1 का यूज़ हुआ है यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा। देखो, और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर के की जगह मैं रख दूंगा P2 V2 की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय ये V2 तो एज इट इज़ है ही सही, V2 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा माइनस, यहाँ पर देखो के की जगह मैं क्या रख दूंगा, P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय V1 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पर अब आप देखोगे कि V2 की पावर गामा है मल्टीप्लाइड है V2 की पावर 1 माइनस गामा से, तो जब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, और ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास वैल्यू हो जाती है वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस गामा। तो ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन आ गया, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आ गया। वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमारा आ गया वर्क डन का एक्सप्रेशन। हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि टेम्परेचर की टर्म में भी हम इसको लिख पाएँ। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन है। अच्छा देखो, P2 V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, nRT2। P1 V1 को क्या लिख सकता हूँ, nRT1। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो यही यहाँ पर आप nR कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस आ गया है। तो याद कर लो, बहुत जगह इसको डायरेक्टली हम यूज़ करने वाले। अब यहाँ पर हमने एक प्रोसेस यूज़ किया था ना, पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अगर ऐसा प्रोसेस होता है, इसका मतलब ग्राफ पे अगर हमारे पास ये वाला प्रोसेस था जिसमें पी वी रेज़ टू पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, तो वर्क डन ये आता है, यानी कि एरिया उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन गामा की जगह अगर मैं कोई एक्स वैल्यू रख दूँ तो हमारे वर्क डन में क्या फ़र्क होएगा, यहाँ पर गामा की जगह एक्स आ जाएगा। तो हम एक और चीज़ लिख लेते हैं, फॉर एनी प्रोसेस वेयर पी वी रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये डेरिवेशन हम दोबारा नहीं करेंगे, वर्क डन की वैल्यू वहाँ हम सीधे लिखेंगे P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये 1 माइनस गामा की जगह बेसिकली गामा को हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स से, और इसी को आप लिख सकते हो nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको हम पॉलीट्रॉपिक में यूज़ करने वाले, तो यही हमारा डेरिवेशन था।
थर्मोडायनेमिक्स का सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल। स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस, एन आइडियल गैस expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 if the process is isothermal, W2 if the process is isobaric, and W3 if the process is adiabatic. Then इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ग्राफ बनाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास इस तरीके से ये प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, और स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। तो हमारे पास पहली बात तो तीन प्रोसेस की बात करी है। आइसोबैरिक क्या है, आइसोथर्मल क्या है, एडियाबेटिक क्या है। आइसोकोरिक को क्यों छोड़ दिया? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर एक्सपेंशन कैसे होगा, है ना, यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है, तो इसलिए आइसोकोरिक को कंसिडर नहीं किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क डन बाय गैस इज W1 इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का ग्राफ बनाया जाए। यहाँ से हम एक्सपैंड कर रहे हैं इस तरीके से। हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम देखो बढ़ गया है, हमने एक्सपेंशन किया है इस तरीके से। दिस इज आइसोथर्मल, ओके। और इसका जो वर्क डन है वो W1 है। तो वो W1 कौन सा वाला एरिया हो जाएगा? दिस रेड एरिया इज W1, ओके। द वर्क डन बाय गैस इज W1। W2 इफ द प्रोसेस इज आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है, हमारा इस तरीके से प्रोसेस आएगा, प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो हमारे पास ये प्रोसेस आ जाएगा। इसका जो एरिया होगा वो W2 कहलाएगा। वो कौन सा वाला एरिया है? ये वाला पूरा एरिया होगा। दिस इज W2। एंड W3 इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक का ग्राफ कैसा होता है? एडियाबेटिक का भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन आइसोथर्मल से स्टीप होता है, तो यहाँ से और नीचे से ऐसे गया होगा। तो हमारे पास एडियाबेटिक का ग्राफ कुछ और ऐसा गया होगा। ये हो जाएगा एडियाबेटिक और उसमें W3 है एडियाबेटिक, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि हमारा जो एरिया है भाई, एरिया W3 सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद W1 होगा, फिर W2 सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे देख के लिख सकते हैं W2 इज़ मोर देन W1 विच इज़ मोर देन W3, और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। An ideal gas initially at P1 V1 is isothermally expanded to P2 V2 and then compressed adiabatically to the same initial volume and pressure P3. If W is the net work done by the gas in the complete process, which of the following is true? तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, ये भी आपको ग्राफ बनाओगे तो तुरंत दिख जाएगा प्रोसेस किस तरीके से है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया देखो, इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, सब बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ग्राफ बनाना बहुत अच्छी बात हो जाएगी यहाँ पर। एन आइडियल गैस इनिशियली एट P1 V1 इज आइसोथर्मली एक्सपैंडेड टू P2 V2। तो पहली बात तो हमारे पास कोई एक इनिशियल कंडीशन ले लो, यहाँ पर ले ली हमने, मान लो ये है P1 V1, यहाँ से ये एक्सपैंड हुई है आइसोथर्मली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है हमारा, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और हम पहुँच गए हैं P2 V2 पर, आइसोथर्म है ये। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ से क्या हुआ है, देन कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू द सेम इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर P3। तो इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे, तो अगेन हम यहाँ पर तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम इतना ही करता हूँ तो या तो ये होगा मेरा ग्राफ या ये होगा, है ना। अब क्योंकि एडियाबेटिक ग्राफ ज़्यादा स्टीप होता है आइसोथर्मल से, तो हमारा ये वाला ग्राफ आने वाला है। हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ से देखो कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से। और ये इतना ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमने सेम वॉल्यूम डिफरेंस, तो ये एक्चुअली सेम वॉल्यूम पे होने चाहिए। ये था हमारा V1, ये था हमारा वॉल्यूम V2, ये था हमारा प्रेशर P1, ये था हमारा प्रेशर P2, और ये कहीं पे आ जाएगा हमारा प्रेशर P3। तो बेसिकली आप समझ गए हो P3 V1।
हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, P3 इज़ मोर देन P1, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। वर्क डन के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो W इज़ द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द कंप्लीट प्रोसेस। तो वर्क डन बाय द गैस दो तरह से हो जाएगा। यहाँ से जब हम इधर जा रहे हैं तो गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है इतना। फिर उसके बाद गैस इस तरफ आ रही है तो गैस कंप्रेस हो रही है, गैस ने नेगेटिव वर्क किया है और नेगेटिव वाला जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो जाएगा लेस देन ज़ीरो। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पीवी ग्राफ का जो एरिया है वही होता है वर्क डन। एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क डन है इतना, कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क डन है ये पूरा का पूरा, और ये वाला नेगेटिव वाला एरिया बड़ा है तो हमारे पास नेट वर्क डन लेस देन ज़ीरो आ जाएगा बाय द गैस। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 0.7 लीटर्स टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी T0। द वर्क डन बाय द गैस इज कितना? वर्क डन बाय द गैस कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहली बात तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास प्रेशर पता है हमें और इनिशियली वॉल्यूम पता है, फाइनली हमें प्रेशर पता चल जाएगा और वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम तो हमें दिया ही हुआ है दोनों, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप टेम्परेचर में चेंज पता कर लो तो उसके हिसाब से हम NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और टेम्परेचर में चेंज कैसे पता करोगे? उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, कौन सा है? TV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम के रेशियो पता है हमें इनिशियल फाइनल के, टेम्परेचर का भी आप रेशियो पता कर सकते हो। करेक्ट, इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है T0 दिया गया है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास हीलियम गैस है और वो एक मोनो एटॉमिक गैस है ना, मोनो एटॉमिक। तो हमारे पास यहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है? F+2 डिवाइडेड बाई F। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए होती है 3, तो ये 3+2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू आ जाती है। अच्छा, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। सबसे पहले इसका पीवी ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, प्रेशर होगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे कहीं हम होंगे। इस तरीके से कंप्रेस किया गया है गैस को कि वॉल्यूम उसका कम हुआ है तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, हम ऐसा देखते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव आने वाला है ना, कंप्रेशन में वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है, तो वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव होगा। और हमसे पूछा भी है वर्क डन ऑन द गैस, तो हमारा जो भी वर्क डन आएगा उसका माइनस कर दोगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास वर्क डन ऑन द गैस आने वाला है। ऑलराइट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। मैं यहाँ पर ये वाला यूज़ नहीं करना चाहूँगा, मैं यूज़ करूँगा NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है? देखो, STP पर हमारे पास इनिशियली 5.6 लीटर था, है ना, इनिशियली 5.6 लीटर STP। यहाँ से हम आए हैं 0.7 लीटर और उसका प्रेशर भी कुछ बढ़ चुका होगा, टेम्परेचर तो खैर बदल ही गया होगा। क्या मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूँ? देखो, STP पर 1 मोल की वॉल्यूम कितना होता था? 1 मोल एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर गैस होती है। ये है 5.6 लीटर। तो क्या 5.6 लीटर इसका 1/4 है? तो इससे मुझे पता चलता है N इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1/4 मोल। ये हमें पता चल गया। R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। डेल्टा टी की वैल्यू मैं कैसे पता करूं? उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, TV रेज़ टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से आ जाता है टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम। गामा की वैल्यू कितनी थी? 5/3। 5/3
-1 वो कितना हो जाता है 5 - 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2/3। टी की पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर मैं लिख सकता हूँ T2 V2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू T1 V1 की पावर 2/3। T2 की वैल्यू आ जाती है T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर 2/3। अच्छा, V1 कितना है हमारा, इनिशियली था 5.6 लीटर, फाइनली हो गया है 0.7 लीटर। तो ये हो जाएगा T1 इनिशियली टेम्परेचर था T0, वॉल्यूम में जो रेशियो है वो है 5.6 अपॉन 0.7 इसकी पावर 2/3। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो ये है T0, 5.6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाता है यार, ये 8 है ना, 8 की पावर 2/3। अच्छा, 8 की पावर 2/3, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो ये हो जाता है T0 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 T0। हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ चुका है कंप्रेशन के बाद। तो अब यहाँ से मुझे पता चल जाता है इनिशियल टेम्परेचर था T0, फाइनल टेम्परेचर है 4 T0। तो वर्क डन के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें डेल्टा टी का इस्तेमाल है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 T0। तो वर्क डन इज इक्वल टू एन की जगह मैं रखूँगा 1/4, आर की जगह मैं रखूँगा आर, डेल्टा T0 की जगह मैं रखूँगा 3 T0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 3/4 आर T0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यह जाता है नीचे हो जाएगा ये -2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 माइनस का आर T0। दिस इज वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा, इसी को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल टू माइनस ऑफ W गैस। ये W गैस है, इससे हमारे पास आ जाता है 9/8 आर T0। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक और सवाल देखते हैं। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो अभी हमने देखा था वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमने डेराइव किया है। इसको हमने कैसे डेराइव किया था, हमने यूज़ करा था PV रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था, हमने लिखा था PV इज इक्वल टू NRT होता है, उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया था P डॉट DV को, उससे हमें मिला था वर्क डन इज इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन है ये मिल गई थी, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। अब हम फर्स्ट लॉ के हिसाब से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट लॉ के हिसाब से होता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट तो ज़ीरो होती है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है, उसको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता, वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू क्या होता है NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। तो ये वाला फॉर्मूला सही है या ये वाला फॉर्मूला सही है? एक्चुअली आप देखोगे कि दोनों सेम ही तो चीज़ लिखी हुई है। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ है ना, तो मुझे क्या पता चलता है R अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस का CV है ना। यही तो यहाँ से निकल के आ रहा है N डेल्टा टी यहाँ पर है। ऑलराइट, चेक कर लेते क्या ऐसा होता है। यहाँ पर देखो 1 माइनस गामा है ना डिनोमिनेटर में, इसको देखना शुरू करते तो R अपॉन 1 माइनस गामा क्या होता है CP अपॉन CV। यहाँ पर से वैल्यू आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा LCM ले लो, यहाँ पर ये हो जाएगा CV माइनस CP नीचे आ जाएगा, ऊपर R था और हमारा CV ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, मेयर्स रिलेशन से पता चलता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये है CV माइनस CP, तो ये है माइनस R, तो ये हो जाता है R CV अपॉन माइनस R, तो ये कट जाता है, इसकी वैल्यू माइनस CV आ जाती है। देखो माइनस CV इधर था, माइनस CV इधर था, तो बेसिकली दोनों ही सेम बातें हैं। इसका डेरिवेशन यहाँ से आता है, हमने जो किया है ये आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ ज़रूर पता चल जाती है, वो क्या कि यहाँ पर आप देखोगे कि CV इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R अपॉन गामा माइनस 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, इसको आपको याद रखना है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है एडियाबेटिक प्रोसेस का, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप प्रोसेस को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। कंपेयर द वर्क डन बाय 1 मोल ईच ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज, फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज एंड फॉर द सेम प्रेशर चेंज। उसको किस तरीके से किया जाए, अप्रोच करना क्या है, हमें वर्क डन को कंपेयर करना है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की गैस है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, यानी तीनों की गामा हमारे पास अलग अलग आने वाली है। सबसे पहले तो हम गामा के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोएटॉमिक में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, गामा की वैल्यू हो जाएगी F+2 डिवाइडेड बाय F, यानी ये वाली वैल्यू हो जाती है 5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, डायटॉमिक के लिए हम यही कैलकुलेशन करेंगे। डायटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वहाँ पर 5, गामा की वैल्यू हो जाएगी 5+2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 5। और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, गामा की वैल्यू वहाँ पर जाएगी 6+2 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये होता है 1.67, ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी 1.4 और ये वाली वैल्यू हो जाती है 1.33। तो हम देखते हैं कि गामा की वैल्यू कम हो रही है जैसे जैसे हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है। ओके, अब हमें वर्क डन को कंपेयर करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाने से। ये हमारे पास PV ग्राफ हम बना रहे हैं, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कोई भी एक्सपेंशन का प्रोसेस, और हम बात कर रहे हैं फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज। तो ये है मान लो हमारा इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज V1, और इस V1 से एक्सपैंड करके हमें जाना है V2 तक। मान लो ये V2। अगर हमारा प्रोसेस जो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में करता, तो देखो हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है आइसोथर्म। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब होता है तो हमारे पास इस तरीके से स्टीपर ग्राफ आता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपेंशन से कम होगा, लेकिन हमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को कंपेयर नहीं करना है इस बार हमें तीनों एडियाबेटिक हैं उनको कंपेयर करना है। तो हमारे पास 3 एडियाबेटिक आएंगे, वो इस तरीके से अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि PV रेज़ टू द पावर गामा की वैल्यू कांस्टेंट है और गामा तीनों में अलग अलग आता है, तो हमारे पास 3 अलग अलग ग्राफ आने वाले हैं। तो कौन सा वाला किस तरीके से, कौन सा वाला कौन सा है, पता कैसे करेंगे? तो हम पहले डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और स्लोप पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये देखो, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। तो हमारा स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy/dx। हमारे केस में हो जाएगा dp/dv। हमें dp/dv पता करना है, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पार्शियल। ये हो जाता है p इंटू गामा टाइम्स v की पावर गामा -1 टाइम्स dv प्लस v रेज़ टू पावर गामा टाइम्स dp इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों तरफ आप PV रेज़ टू पावर गामा से डिवाइड कर दो, इस तरीके से PV रेज़ टू पावर गामा से। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी गामा टाइम्स dv/v प्लस dp/p इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है dp/dv इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p/v। ये है हमारा स्लोप। हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट सभी का एक ही था, वहीं से हम एक्सपैंड करते हैं। ओके,
अगर मैं यहाँ से एक्सपैंड करता हूँ तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा आता है, लेकिन एडियाबेटिक का ग्राफ थोड़ा स्टीप होता है, ये हम जानते हैं। और वो जो स्टीपनेस के लिए फैक्टर है हमारे पास वो है गामा का। देखो इसका जो स्लोप होता है वो होता है -p/v। एडियाबेटिक का स्लोप हो जाता है -γ/p/v। 3 प्रकार की गैस है, तीनों के लिए गामा की वैल्यू अलग अलग है। जिसका गामा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। तो गामा किसका सबसे ज़्यादा है? मोनो एटॉमिक का। तो मोनो एटॉमिक का ग्राफ सबसे नीचे इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज मोनो, दिस इज डायटॉमिक एंड दिस इज पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ग्राफ हमने बना लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन बाय द गैस है आइसोथर्मल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पॉली एटॉमिक में आएगा, फिर उसके बाद डायटॉमिक करेगी, और मोनो एटॉमिक सबसे कम वर्क डन कर रही है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ p/dv, जो कि ये वाला एरिया हमारे पास होता है। करेक्ट। तो हम लिख देंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल इज मोर देन वर्क डन बाय पॉली एटॉमिक, है ना, which is more than work done by diatomic, which is more than work done by monoatomic। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर आ गया, पर ये आया है अगर हमारा एक्सपेंशन सेम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के बीच में हुआ है। अब देखते हैं अगर सेम टेम्परेचर चेंज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हमें फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये है हमारा प्रेशर, ये है हमारा वॉल्यूम। इनिशियल कंडीशन मान लो यहाँ पर है, सेम टेम्परेचर चेंज किस तरीके से ग्राफ बनाया जाए। तो यहाँ पर देखो हम कुछ आइसोथर्म्स बनाते हैं। ये था मान लो हमारा इनिशियल टेम्परेचर वाला आइसोथर्म, ये है हमारा फाइनल टेम्परेचर वाला आइसोथर्म, ये हमारा टी इनिशियल, ये है टी फाइनल। अब हमारे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन होना है, तो देखो ये कंडीशन तो हमेशा सही है। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ होगा आइसोथर्मल का ग्राफ तो ये जाता है, उससे तो नीचे ही जाने वाला है हमारे पास ग्राफ इस तरीके से। और मोनो एटॉमिक का सबसे ज़्यादा स्टीप होता है, डाई एटॉमिक का उससे थोड़ा कम होगा, पॉली एटॉमिक का थोड़ा और कम स्टीप होगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ्स आने वाले हैं आपकी बार वो देखो इस तरीके से आ जाएंगे। ये है हमारी मोनो एटॉमिक, मोनो, ये है हमारी डाई एटॉमिक, और ये है हमारी पॉली एटॉमिक, है ना। तो यहाँ पर देखोगे आपकी इस पॉइंट पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टीप कौन सी है? मोनो। यहाँ भी सबसे स्टीप थी मोनो। हमारे पास सभी का इनिशियल टेम्परेचर ये वाला है, सभी प्रोसेसेस में जो फाइनल टेम्परेचर है वो इस आइसोथर्म पे है, तो सभी का फाइनल टेम्परेचर भी सेम है। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों के बराबर हो गए। मोनो एटॉमिक ने कितना वर्क किया है? मोनो एटॉमिक ने इतना सा वर्क किया है। डाई एटॉमिक ने कितना? डाई एटॉमिक ने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क किया है, ये वाला। और ट्राई एटॉमिक ने तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किया है। अगर हम सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में वर्क डन की बात करें एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, तो ये वाली चीज़ अभी भी वैलिड है। बस आइसोथर्मल के लिए तो वो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब आते हैं हम सेम प्रेशर चेंज के बारे में बात करें। फिर से हम एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर है हमारा प्रेशर, यहाँ पर है हमारा वॉल्यूम। मान लो ये थी हमारी इनिशियल कंडीशन इस तरीके से, और हमारे पास कुछ फाइनल प्रेशर होगा यहाँ पर। अगर हमारा आइसोथर्मल ग्राफ होता तो वो इस तरीके से आता, दिस इज आइसोथर्मल, है ना। उसके बाद यहाँ से हमारे पास एडियाबेटिक के 3 इस तरीके से ग्राफ आएंगे। जो सबसे ज़्यादा स्टीप है वो मोनो एटॉमिक है, फिर डाई एटॉमिक, फिर पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पर ये है हमारा मोनो एटॉमिक, मोनो, ये है हमारा डाई एटॉमिक, और फिर उसके बाद ये है हमारा पॉली एटॉमिक। तो अगर सेम प्रेशर डिफरेंस के बीच में एक्सपेंशन हुआ है, आइसोथर्मल में सबसे ज़्यादा वर्क डन बाय द गैस होगा, ये वाला एरिया। उसके बाद फिर आ जाएगी पॉली एटॉमिक, फिर आ जाएगी डाई एटॉमिक, और सबसे कम जो वर्क डन किया है वो है मोनो एटॉमिक ने। तो हमारे पास ये रिलेशन सभी जगह वैलिड है, चाहे तो सेम वॉल्यूम चेंज हो, सेम टेम्परेचर चेंज हो, या फिर सेम प्रेशर चेंज हो। तो आप इसको
अब फील करने की कोशिश करते हैं कैसे ये काम कर रहा है। देखो, हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में तो क्यू की वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाती है माइनस ऑफ डेल्टा यू। जितना इंटरनल एनर्जी कम होगी उतना ही वर्क डन वो गैस करेगी। अब मान लो हमारी गैस यहाँ पर इस तरीके से एक्सपैंड हो रही है ना, तो उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अगर हम सेम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें, है ना, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, F/2 NR डेल्टा टी। अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करी जाए तो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़्यादा होगा, है ना, तो उसी ने ज़्यादा वर्क किया है। तो यहाँ पर हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि पॉली एटॉमिक जो है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होती है ना, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा वर्क कर देती है। और इसी तरीके से मोनो एटॉमिक वो तो है ही, उसके पास मोनो एटॉमिक वो ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है नहीं, तो ज़्यादा एनर्जी इंटरनली स्टोर ही नहीं करती है, तो वो ज़्यादा वर्क डन इसीलिए कर नहीं पाती। तो हमें यही समझना होता है। तो इसको फील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस ग्राफ को याद रखें। हमारे पास आइसोथर्मल का ग्राफ होता है ना, जो होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर V⁻⁴ हम गामा चढ़ा दें, PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एडियाबेटिक आता है। गामा की वैल्यू जितनी छोटी है ग्राफ आइसोथर्मल के उतने पास है, गामा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ग्राफ स्टीपर होता जाएगा। और मोनो एटॉमिक में वो सबसे ज़्यादा स्टीप है। तो इस तरीके से आपको ये वाला ग्राफ याद होना चाहिए। इससे कई बार सवाल डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो एक और सवाल देख लेते हैं। PV plots of two gases during adiabatic processes are shown in the figure. Plots 1 and 2 should correspond respectively to। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया सॉल्व कर लेते हैं। देखो, हमें बोला जाता है कि इनमें से एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक है, तो हमें समझ जाना है कि ये वाला आइसोथर्मल है जो ज़्यादा स्टीप है, वो एडियाबेटिक है। अब दोनों ही एडियाबेटिक हैं, तो इनमें से कौन सा वाला कौन सा होगा, जो जितना ज़्यादा स्टीप होता है, यानी कि वो मोनो एटॉमिक है ना। तो यहाँ पर हमें देख के ही पता चल जाता है दिस इज मोनो, दिस इज डाया एटॉमिक। तो ग्राफ 1 डाया एटॉमिक का है, ग्राफ 2 मोनो एटॉमिक का है। प्लॉट 1 पहली वाली डाया एटॉमिक होगी, है ना, पहली वाली डाया एटॉमिक, दूसरी वाली मोनो एटॉमिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने जो वीडियो देखा वो पूरी योलो सीरीज का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ने के लिए आ जाओ योलो सीरीज में, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हम इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखते हैं। और प्लीज़ इस तरह के वीडियोस बनाने में मेरी मदद करो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। और अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो यार, थोड़ी हेल्प करो, थोड़ा सपोर्ट करो। हम मिलेंगे योलो सीरीज में। वेट कर रहा हूँ आपका इसी तरीके से पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ने में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं योलो में।